हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलो दोस्त, जो कल का मेरा क्वेश्चन था वो क्या था दोस्त? कल जो क्वेश्चन पूछा था। हाँ अच्छा, जल और दूध में किसका घनत्व ज्यादा होता है, किसका क्वथनांक कम होता है, कम होता है? तो किसका दूध का क्वथनांक क्या होता है? कम अधिक होता है। कम होता है, कम होता है एज कंपेयर टू वाटर। यानी पानी से दूध का क्या होता है बाबू? कम होता है। क्वथनांक कम होता है। ठीक है। अब देखो, मैं होमवर्क में दिया था कि लुसेंट में भारतीय संविधान के विदेशों से स्रोत और अनुसूचियां याद करके आना है। ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ, बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है बाबू? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। देखो, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। और केवल प्रस्तावना कहेगा तो कहाँ से? अमेरिका से। कोई दिक्कत है? अच्छा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर कहेगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तब जाके रूस से होगा। बात समझ में आ गया? अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137। न्यायिक पुनरावलोकन कौन सा? अनुच्छेद 137 किस देश से लिया गया है बाबू? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, एवं उस पर महाभियोग, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से बाबू? अमेरिका से। ठीक है। अच्छा जी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। तो अमेरिका से मेनली तुमको क्या याद रखना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना कहेगा तो अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कहाँ से लिया गया है? मेन टर्म अमेरिका से। ठीक है। अमेरिका को देखकर क्या ख्याल आया बाबू? तो अमेरिका के यानी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन सा? मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और तो वहां के उत्तरी अमेरिका के सबसे, अगर कहेगा कि लंबी नदी कौन सी है, तो मिसौरी नदी। कौन सी? मिसौरी नदी। अच्छा, यूएसए अमेरिका को क्या कहते हैं? यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा के सीमा पर 5 झील स्थित है। 5 कौन कौन है बाबू? तो इरी ओंटेरियो, इरी ओंटेरियो ह्यूरॉन, इरी ओंटेरियो ह्यूरॉन, और कौन सा? मिशिगन, और कौन सा? सुपीरियर। ये सब कहाँ झील स्थित है बाबू? ये सब कनाडा और यूएसए के सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील को क्या देखकर ख्याल आया कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक मीठे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ बाबू? अमेरिका। अमेरिका ने जापान पर, अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम फेंका था। उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। उसका नाम था क्या बाबू? लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पर? तो हिरोशिमा। ठीक है, जापान के हिरोशिमा शहर पर। अच्छा, इसीलिए प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया था, जिसका नाम क्या था? तो फैटमैन। उसका नाम क्या था? फैटमैन। कोई डाउट? उसका नाम फैटमैन था। और वह कहाँ गिर गया? अमेरिका के नागासाकी, सॉरी, जापान के नागासाकी में। नागासाकी पर बम गिराया था, इसीलिए नागासाकी दिवस कब है? 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। अच्छा, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। जेवलिन थ्रो दिवस, भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा जो फेंका था भाला, उसके उपलक्ष्य में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस। ठीक है। चलो, अब देखो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली यानी संसदीय शासन व्यवस्था। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है बाबू? ब्रिटेन से। एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि का संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय। ठीक है। अच्छा, और क्या लिया गया है?
तो मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनवाद यानी जैसे लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष है यानी कानून के समक्ष समानता के मतलब कि एक धनी व्यक्ति भी जाएगा तो कानून के समक्ष उसका भी वही रूल लागू होगा, एक गरीब जाएगा तो उस पर भी वही नियम लागू होगा। समझ में आ गया ना? तो यही कानून के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। यानी जो एक बड़े आदमी के लिए है तो वही एक छोटे आदमी के लिए यानी गरीब आदमी के लिए वही नियम है तो वही नियम अंबानी के लिए भी है। ठीक है। आयरलैंड क्या है? आयरलैंड से क्या लिया गया है बाबू? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक। अच्छा, ब्रिटेन देखो एक वर्ड आ गया ब्रिटेन। अक्सर लड़का कंफ्यूजन में रहता है ना कि सर जी इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन और हमको यूके किसको कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इसी में कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज सुन लो, इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है यानी ब्रिटेन कहा जाता है। तीनों को मिलाकर ब्रिटेन कहा जाता है। अब इसमें उत्तरी आयरलैंड भाग शामिल कर लेंगे ना, यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड जब शामिल कर लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसको क्या बोलेंगे? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है बाबू? तो प्रस्तावना। क्या लिया गया है? प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना नहीं केवल प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन यानी शक्तियों का पृथकीकरण कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों के बीच संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 100 कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से बाबू? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से। कोई डाउट? अच्छा, जर्मनी से आपातकाल, याद रखना आपातकाल कहाँ से लिया गया है बाबू? आपातकाल कितने प्रकार के? 3, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। बताओ भारत में कब वित्तीय आपात लगा था? तो भारत में अब तक कहीं भी किसी भी राज्य में वित्तीय आपात नहीं लगा है। बिहार में आपातकाल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा था? 8 बार। कितनी बार लगा है? 8 बार, याद रखना। अच्छा, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है और राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा से क्या लिया गया है बाबू? तो संघात्मक विशेषताएं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित है। अवशिष्ट शक्ति 248 अनुच्छेद 248। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? केंद्र के पास निहित है। यानी अवशिष्ट शक्ति ओकरा के कहा जाना ना। देखो अधिकतर लड़के को समझ में नहीं आता है कि अवशिष्ट शक्ति होता क्या है। देखो ऐसा पावर ऐसा कोई बात आ जाता है जिसमें कि न तो उसका उल्लेख है संघ सूची में, नहीं राज्य सूची में, ठीक है, और नहीं समवर्ती सूची में। तब उसको क्या किया जाता है कि उस कानून को या उस नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए किसके पास है अवशिष्ट शक्तियां? केंद्र के पास, यानी संसद उसको क्या करती है? पास कराती है। यानी केंद्र के पास है, वो राज्य पास नहीं कर सकती है। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। ठीक है। तो यह कहाँ से लिया गया है बाबू? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। यह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। कहाँ से? कनाडा की राजधानी ओटावा। देखो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस जल संधि है। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि। और उसके जस्ट पास में ही डाबर बैंक है। कौन? डाबर बैंक। ठीक है। और डाबर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो मछलियों के उत्पादन के लिए। मछलियों के जितना बैंक दुनिया में आ जाए पेपर में, समझ ना कि मछली के उत्पादन से संबंधित। कोई डाउट? अच्छा देखो, रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य। अच्छा, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित कहाँ से लिया गया है बाबू? जापान से। अगर विधि का शासन कह देगा तो विधि का अगर शासन कह देगा तब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ठीक है।
अब फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। 1700 खुद ही कहते हैं। अब फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 16वां के शासनकाल में, विदाउट लुई 16वां के शासनकाल में, पक्का। तब रूस की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? ये रूस की क्रांति 1917 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। लुई 16वां के शासनकाल में। और लुई 14वां कहा था क्या कि मेरा शब्द ही कानून है? किसने कहा था? लुई 14वां, मेरा शब्द ही कानून है। और वाल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन ही उत्तम है। बात समझ में आ गया? किसने कहा था? वाल्टेयर ने। ये था बाबू। अब बताओ अनुसूची। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। संविधान निर्माण के समय अनुसूची की संख्या कितना था? 8 था। अभी वर्तमान में कितना है? 12 है। अनुसूची फर्स्ट में क्या है बाबू? तो अनुसूची प्रथम में क्या है कि भारत और उसका संघ राज्य क्षेत्र यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में जिक्र है। ठीक है, अनुसूची फर्स्ट है। अच्छा, अनुसूची सेकंड में क्या है बाबू? तो भारतीय संविधान के यानी राज्य व्यवस्था के अधीन विभिन्न जो पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये सभी लोगों का वेतन के बारे में जिक्र है। किसमें? अनुसूची 2। अनुसूची 2। अगर बात करें कि अनुसूची 3 यानी तीसरा अनुसूची में क्या है बाबू? तो शपथ 3 अक्षर के है, तो याद रखना कि शपथ कौन सा? अनुसूची 3 में। आज 4 में क्या है? तो राज्यों राज्य द्वारा राज्य में ये सीटों का बंटवारा यानी राज्यों में राज्य के राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में प्रतिनिधि के वितरण या विवरण की कितना राज्य में, इस राज्य में कितना राज्यसभा के कैंडिडेट होना चाहिए, यानी राज्यों में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा कौन सा अनुसूची? तो चौथा अनुसूची। अनुसूची 5 में क्या है कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का विशेष प्रावधान, ठीक है, रख रखाव ध्यान। अच्छा, अनुच्छेद 6 में क्या है बाबू? तो इसमें 4 राज्य कौन सा है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 4 राज्यों का जिक्र है कि क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। 3 ओर से बांग्लादेश से लगने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा है? यानी 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है बबुआ? त्रिपुरा ना। इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कोई दिक्कत है? मुद्रा टाका। बांग्लादेश के एगो प्रमुख बंदरगाह के नाम बताओ जो कि फेमस है। बांग्लादेश में एक प्रमुख बंदरगाह है जो कि फेमस है, ठीक है, बताओ उसका नाम। हाँ तो बताओ बाबू, कौन सा बंदरगाह है? चटगांव बंदरगाह। कौन सा? चटगांव बंदरगाह। देखो, चटगांव शस्त्रागार भी हमला हुआ था, जो कि इस चटगांव शस्त्रागार जो लूट हुआ था, कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। और सूर्य सेन इससे चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है। कौन है? सूर्य सेन। कौन? उस समय बांग्लादेश जो था, वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो बंगाल का ही हिस्सा था, यानी भारत का ही हिस्सा था। समझ में आ गया? तो वहीं पर चटगांव शस्त्रागार था और उसका लूट हुआ था 1930 में। और उससे संबंधित कौन व्यक्ति मेन थे? तो सूर्य सेन। कौन? सूर्य सेन। मामला समझ में आ गया क्या? खाली क्वेश्चन का बरसात होगा। किसका बरसात होगा? क्वेश्चन का। अगर बोले कि हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है? तो श्रीलंका में। हाँ, हम्बन टोटा बंदरगाह। चार बहार बंदरगाह ईरान में। कहाँ? ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट किसके साथ है? तो पाकिस्तान और चीन के साथ। पाकिस्तान और चीन के साथ। चलो, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कहो। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ना। संघ सूची में कगो विषय था बबुआ? पहले 98 गो, अब बढ़ के कितना हो गया? 100 गो। पूछता है भारत, ठीक है। यानी संघ सूची में विषयों की संख्या
98 था पहले, अब बढ़ के कितना हो गया 100। अगर पूछेगा कि समवर्ती सूची में वो हुआ तो समवर्ती सूची में था 66, घट के हो गया 5 गो घटा दो कितना हो गया 61। अगर पूछेगा कि राज्य सूची में तो राज्य सूची में था पहले 47 अब हो गया है 52, बढ़ के कितना हो गया 52। मामला समझ में आ गया। अगर पूछेगा कि संघ जो संघ सूची है उसमें कौन सा सरकार कौन कानून बनाएंगे, उसमें कौन से कानून बनाएंगे बाबू, तो केंद्र सरकार कानून बनाएगा। कौन बनाएगा कानून ना, उसमें संशोधन करने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। अच्छा, राज्य सूची में किसका अधिकार है, तो राज्य के। अगर समवर्ती सूची में बोले तो राज्य और केंद्र दोनों के। अगर किसी सूची में ना हो तब अशिष्ट शक्ति, अशिष्ट ना कोई डाउट। अगर पूछेगा कि डाक ये कर भूमि कर और पूछेगा तुमसे क्या पुलिस कारागार ये सब किसके तहत आता है, राज्य सूची। ठीक है। अगर पूछेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कौन सूची, समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण शिक्षा समवर्ती सूची, शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण है समवर्ती सूची। याद रखना ये दोनों पेपर का क्वेश्चन है। अगर पूछ देगा कि जनसंख्या नियंत्रण बोल दिया ना मैं, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची है, लेकिन जनगणना पूछ देगा कि कौन सूची, तो केंद्र सरकार यानी संघ सूची जनगणना। ठीक है। रेलवे संघ सूची, लेकिन रेलवे पुलिस कह देगा तो समवर्ती सूची। कहें कि रेल पुलिस में क्या होता है, तुम्हारा स्टेट का भी योगदान हो रहता है। जो जीआरपी होता है ना वह क्या होता है, राजकीय पुलिस होता है। ठीक है। आरपीएफ होता है सेंट्रल का। बात समझ में आ गया ना। तो इसलिए रेल पुलिस अगर कह देगा तो समवर्ती सूची में, कोई डाउट है। अगर रेलवे केवल कहेगा तो वो संघ सूची में। ठीक है। आ जाओ। अगर कहेगा तुमसे कि बताओ बाबू 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषाओं का जिक्र है। ध्यान से सुनना, अब इसमें आएगा मजा, बरसात में आएगा मजा, तो सुनो यहाँ ध्यान से। यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। अब 22 भाषा कब कब, देखो संविधान निर्माण के समय कुल 14 भाषा ही था। बात समझ में आया ना, 14 भाषा था बबुआ। तब का हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को कब, कौन संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन है। ठीक है। तो सिंधी भाषा को कहाँ जोड़ा गया बाबू, 1967 में। यानी किस में आपको, राजकीय भाषा में, कौन सी, भारत के 22 भाषाओं जो है ना अभी, तो उसमें मूल भाषा में इसको जोड़ा गया। ठीक है। यानी 15 हो गया। उसके बाद में देखो 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा को जोड़ा गया ना। 71वां संविधान संशोधन 1992, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी तीनों को जोड़ा गया 1992 में। तो बढ़ के कितना हो गया, 15 3 18। अब क्या होता है कि 92वां संविधान संशोधन होता है। कौन संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, 2003 में होता है। अब बढ़ के यह भाषा कितना हो जाता है बाबू, तो 4 भाषा जुड़ता है। कौन सा, बीडीएसएम, बोडो, संस्थाली, डोगरी और मैथिली। 4 भाषा, बोडो, संस्थाली, डोगरी और मैथिली, 4 भाषा जुड़ जाता है। अब यह बढ़ के कितना हो जाता है, 18 4 22। अब समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे भाषा का विकास होगा। तो अभी तक वर्तमान में कितने भाषा है 8वीं अनुसूची में शामिल, तो 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में शामिल। ठीक है। अब पूछता है कि कब कौन अनुसूची, पूछता है कि कौन संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोकड़ी भाषा को जोड़ा गया, या पूछ देता है कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया, ऑप्शन में रहेगा। तो ये याद रखना ये सब। 9वीं अनुसूची हो तो 9वीं अनुसूची द्वारा राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण, ठीक है, जिसको कि निश्चित कर दिया गया है, 1951 में जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची 10 बहाने करके ले गया दिल, यानी दल बदल किसमें, 10वीं अनुसूची। अब 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल नियम को जोड़ा गया। दल बदल नियम को जोड़ा गया। कोई दिक्कत है? अगर कहेगा कि 11वां अनुसूची
तो देखो पंचायतों से, पंचायती निर्वाचन से, पंचायत से संबंधित है, जितना कह लो पंचायत के बारे में। कौन सा संविधान संशोधन? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन लागू हुआ 1993। लागू हुआ 1900 कब? 24 अप्रैल, 24, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? कोई डाउट? देखो अच्छा, अगर पूछ दे कि तुमको तो ये बता दिया ना, कौन सा 11वां बता दिया। अच्छा, इसमें कुल कितने विषय हैं बाबू? तो 29 विषय, यानी पंचायतों के लिए कितने विषय? 29 विषय। अगर कहें कि 12वां अनुसूची में, तो नगर निगम नगर पालिका, नगर निगम नगर पालिका। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो, तो इसके तहत 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन लागू हुआ 1993 में। मामला समझ में आ गया? 1993 में लागू हुआ। कोई डाउट? 1993 में बाबू लागू हुआ। इसमें कितना विषय का बात किया गया है? तो 18 विषय, यानी नगर पालिका या नगर निगम के लिए कितना विषय? 18 विषय। कोई डाउट? चलो, ये था। अब कल का मेरा होमवर्क है दोस्त, कि भारतीय संविधान के भाग आपको याद करके आना है। भारतीय संविधान के जो 22 भाग है, उसको याद करके आप कल बताइएगा हमको। ठीक है। अब बढ़ते हैं आधुनिक इतिहास की तरफ। कहाँ? आधुनिक इतिहास की तरफ। सुनो, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? यानी बिहार में किसानों को संगठित करने के लिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। कब बाबू? 1929 में। ठीक है। अच्छा, प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय को, राजा सिताब राय को। अब देखो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था बाबू? तो 23 जून 1757। इसके पहले कहानी सुनो। सिराजुद्दौला जो था, वह बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब था। उसके समय में कौन सा घटना होता है? तो घटना होता है 20 जून 1756 की रात। 20 जून 1756 के घटना क्या होता है कि 1756 ईस्वी को, 20 जून 1756 ईस्वी को 123, ठीक है, 123 146 व्यक्तियों को एक ही कमरे में क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। और जब सुबह खोला जाता है तो केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचते हैं। यानी अगले दिन सुबह 21 जून को खोला गया, तो उसमें इतना बंद कर दिया था, बंदे के ऊपर बंदा, कि क्या हो गया था? मर गया था। और 23 व्यक्ति ही जिंदा बचा था। इसलिए इतिहास में इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी, हिंदी में क्या कहा गया? काल कोठरी की त्रासदी। क्या कहा गया बाबू? काल कोठरी की त्रासदी। तब पेपर में कई बार पूछता है कि काल कोठरी की त्रासदी की घटना कब घटी थी? तो 20 जून 1756। 20 जून 1756। यह सिराजुद्दौला का सरकार था, उस समय नवाब था। अब बाबू रॉबर्ट क्लाइव आता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या किया जाता है कि 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी कहाँ है बाबू? तो बंगाल में। प्लासी जगह कहाँ है? ठीक है। अब प्लासी युद्ध कब होता है? 23 जून 1757। तो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इधर से कौन था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला था। अब मीर जाफर के धोखाधड़ी के चलते, इसका जो दोस्त था, मतलब अंगरक्षक कह सकते हो, इसका उसके चलते, यानी संरक्षक के चलते, धोखाधड़ी के चलते, मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का संरक्षक था, यानी सेनापति के रूप में था। तो उसके धोखाधड़ी के चलते सिराजुद्दौला 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो क्या हो गया? हार गया। हारने के बाद क्या होता है कि अंग्रेजों का बंगाल पर क्या हो जाता है? दायित्व बन जाता है, यानी अधिकार बन जाता है। ठीक। उसके बाद में लगे हाथ अक्टूबर 1764 में, अक्टूबर 1764 में। अब कब अक्टूबर बबुआ? जल्दी से बताओ। तो 22 अक्टूबर। कब? कितने अक्टूबर? यानी 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है कि बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है कब? 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर।
इधर से कौन था अपोजिट पार्टी में, तो अवध का नवाब था, अवध का शुजाउद्दौला, शुजाऊ। ऊपर से दिल्ली का शासक था, ये सब मिल के पूरा लोग क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, जिसमें अंग्रेज जीत गया, अंग्रेज जीत गया यही बक्सर में 1764 में। तब जाके पूरा इसने क्या किया लिया कि दिल्ली का जो शासक था उस समय, वो भी तो इससे संलग्न था। कौन था उस समय, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, बताओ। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय वहां कौन सा शासक था दिल्ली में, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो बताओ बाबू, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो उसी बक्सर के युद्ध के उपरांत अंग्रेज पूरा दिल्ली पर और पूरे भारत पर शासन करने लगा। कितने बार पूछा था, ठीक है। हाँ, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, तो नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध। अब देखो, नादिर शाह 1739 में ईरान का नेपोलियन, यानी नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है ना। अब उसने क्या किया था 1739 में, किसका शासन था, मोहम्मद शाह, मोहम्मद तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अटैक किया 1739 में, और तख्ते ताउस और कोहिनूर के हीरा लेके उड़ गया, कहाँ, ईरान। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। समझ में आ गया। तो 1739 में एक घटना हो गया। प्लासी का युद्ध 1757 में, 23 जून 1700। अगर पानीपत का तृतीय युद्ध पूछ दे तो 1761 में। पहला कब, 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में, 1761 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। अब सरिया दोगे ना इसको धके। अब देखो, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था, तो फ्रेंच विशेषज्ञ के मदद से, यानी फ्रेंच विशेषज्ञ के मदद से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। अब हैदर अली कौन था, तो हैदर अली मैसूर का संस्थापक, मैसूर का राजा था, मैसूर का। टीपू सुल्तान इसी का ना बेटा था। बेटा किसका था टीपू सुल्तान, हैदर अली का ना, कोई डाउट। देखो, तो हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, अगर कह दे कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 67 से 69, 1767 से 1769, ठीक है। इसमें अंग्रेज हार जाता है हैदर अली से। किससे, हैदर अली से अंग्रेज हार जाता है। तब जाके कुछ संधि होता है, ठीक है। कौन सा संधि बताओ जल्दी से। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1767 से 69, और दूसरा 80 से 84, या तीसरा 90 से 92, चौथा 1799, 1700। कोई डाउट। तो पहला में क्या होता है कि मंगलौर के संधि होता है। बताओ, पहला जो मैसूर युद्ध होता है, तो मद्रास की संधि कौन हुआ था बाबू, 1767 से 69 में कौन हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कौन से संधि के तहत, मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ 1769 में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कह देगा तो 1780 से 84। इसी बीच में क्या हो जाता है कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु, हैदर अली की कब, 1782 में, 1782। तब उसका लाल कौन, टीपू सुल्तान, शेर मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। कोई दिक्कत है, शेर मैसूर आता है कि हमारा बाप मर गया, अब हम लड़ेंगे, अब हम 1782 से 1780 से 84 चला, जिसमें 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गया, और 1784 में हार जाता है कौन युद्ध, टीपू सुल्तान। तब जाके कौन सा संधि होता है, मंगलौर की संधि होता है। कौन संधि, 1784। उसके बाद 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर
युद्ध 1790 से 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि टीपू सुल्तान फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार जाता है। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799, इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। टीपू सुल्तान ठीक है, टीपू सुल्तान मारा जाता है और अंग्रेजों ने मतलब अधिकार कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। और इसके बदले ठीक है, इसके बदले यहाँ पर कौन से वंश के शुरुआत हो जाता है, जल्दी से आप लोग बताओ। कि बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद कौन से वंश के शासन आरंभ हुआ, बताओ। बिहार दरोगा के मेंस का क्वेश्चन है ये। जहां शुरू करोगे आप, जहां खत्म वहां से वो शुरू करेगा। ठीक है, कोई डाउट है? चलो दोस्त, तो बताओ कि जो 1799 में श्रीरंग पर ये टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था, तब कौन सा वंश का शासक आ गया? वोडियार वंश। कौन सा वंश बाबू? वोडियार वंश। वोडियार वंश के शासक कौन था? कृष्णराज तृतीय। यानी वोडियार वंश से संधि करके अंग्रेजों ने कहा कि तुम चलाओ, अंग्रेजों ने कहा तुम चलाओ और शासक बना दिया कृष्णराज तृतीय। कृष्णराज तो यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ था। ठीक है, कि 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया, उसके बाद में कौन से वंश शासन किया वहां पर? तो वोडियार वंश। और उसका राजा कौन था, यानी उसका शासक कौन था? तो कृष्णराज तृतीय। कृष्णराज। चलो देखो, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था बाबू? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने किया था। महाराजा सवाई जय सिंह ने। ठीक है, जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण किया था। अच्छा देखो, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? फ्रांसीसियों को वांडीवास, डचों को वेदरा के युद्ध। वेदरा के युद्ध के उपरांत, वेदरा के युद्ध कब हुआ था बाबू? 1759 में। वेदरा का युद्ध 1759 में। अरे बाप रे, मेरा पीछे का दोस्त क्विज देखोगे ना तो पूरा टीचर के टीचर आया हुआ है मेरे जीके से, हमारे क्विज से केवल। ये सब क्वेश्चन चला हुआ है प्रीवियस में, ये सब बीपीएससी टीचर का प्रीवियस ईयर का बता रहा हूँ। ठीक है, यानी देखो वांडीवास का युद्ध कहेगा तो 1760 में। इसी के वांडीवास के युद्ध हारने के बाद फ्रांसीसियों का भारत में पतन हो गया। यानी फ्रांसीसी का भारत में पतन कौन से युद्ध के उपरांत हुआ? तो वांडीवास के युद्ध के। अब वेदरा के युद्ध 1759 में हुआ। वेदरा के युद्ध के उपरांत डचों का भारत में क्या हो गया? पतन हो गया। बात समझ में आ गया? अगर कहेगा कि कंपनियों के आगमन के क्रम, तो सबसे पहले आया था कौन? सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद फ्रांसीसी, और उसके बाद डैनिश, और उसके बाद स्वीडिश, उसके बाद कोई डाउट? अच्छा, अगर कहेगा कि कंपनियों के स्थापना के क्रम में, तो 1498 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया था। अच्छा जी, उसके बाद में कौन सा हुआ? 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। हाँ, उसके बाद में डेनिश के कब हुआ था? 1616 में डेनिश का हुआ था। उसके बाद में 1664 में फ्रांसीसी के हुआ था। तब स्वीडिश के 1731 में, 1731 में किसका? स्वीडिश। कोई डाउट? कोई शक? आ जाओ, तो मांडीवास का युद्ध बता दिया। अच्छा, प्रथम आंग्ल कर्नाटका युद्ध देखो, प्रथम आंग्ल कर्नाटका युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटका युद्ध और तृतीय आंग्ल 257, याद रखना दोस्त, 257, 2, 5 और 7, यानी 1746 से 48 प्रथम कर्नाटका युद्ध 1746 से और दूसरा कह दे तो 49 से 54, 49 से 54, यानी 1749 से 54। कोई दिक्कत है? आज 1756 से 63, 1756 से तृतीय
कर्नाटका युद्ध। तृतीय कर्नाटका युद्ध। कोई डाउट? चलो देखो, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? यानी किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया था कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो 1833 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में यहीं पर कहा था किसने? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही बोला गया कि अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर के भेदभाव के आधार पर नहीं किया जाएगा। और 1833 के चार्टर एक्ट के अन्य बिंदु क्या था बाबू? तो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी, चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन को छोड़कर सभी के साथ व्यापारी के एक अधिकार समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के अधिकार को पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। अगर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया कब? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। अच्छा, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन बाबू का था? तो अब सुन लो, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में को किया गया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन था। इसी के दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। यानी उसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसी में महारानी विक्टोरिया आई थी और उसको क्या कर दिया गया था? भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था और कैसर हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ठीक है। अच्छा, पहला अगर कह देगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1877 में। अगर दूसरा दिल्ली दरबार पूछेगा कि कब आयोजन हुआ था? तो 1903 में। 1903 में 1903 में जो दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था बाबू? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगर रेलवे का विकास कह देगा तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था रेलवे। लेकिन रेलवे का सर्वाधिक व्यापक स्तर पर वृद्धि यानी सर्वाधिक रेलवे का जाल कब फैला था सबसे ज्यादा? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन डेट कब, घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कोलकाता में क्या किया गया था? शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन का लहर ना। और 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस मनाया जाता है। कहा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो बोला गया कि विदेशियों का कपड़ा हम बहिष्कार करते हैं, हम विदेशी के कुछ भी चीज नहीं लेंगे। तब जाके हथकरघा को, बुनकर को बढ़ावा देने के लिए 7 अगस्त को ही 1905 को स्वदेशी आंदोलन की लहर कूद पड़ी। बात समझ में आ गया? इसलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को ही जेवलिन थ्रो, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है ना। क्योंकि उसी दिन कौन है ओलंपिक में? कौन है? नीरज चोपड़ा सर्वाधिक फेंक कर ना क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है। अच्छा, दिल्ली दरबार द्वितीय 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में। तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ था ना बाबू 1911 में। 1900 इसी दिल्ली दरबार में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल में था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल में इसी के समय में आया था। कौन? जॉर्ज पंचम और मैरी एंतोआ। जॉर्ज पंचम और मैरी एंतोआ आई थी इंडिया में, भारत में। तो इसी के उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था। बात समझ में आ गया? यानी गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत में? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में मनाया गया था। कहाँ पर बाबू? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अच्छा, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया कर दिया गया और दिल्ली का राजधानी, ध्यान से सुनना दोस्त, मेरे वीडियो देखने वाले दोस्त, दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी गई।
कि अब दिल्ली, सॉरी नई दिल्ली नहीं, दिल्ली के राजधानी, सॉरी जो कलकत्ता पहले हुआ करता था राजधानी, उसको दिल्ली लाने के लिए घोषणा कर दिया गया था। यानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा कब कर दिया गया था? 1911 में घोषणा हुआ और 1912 में भारत की राजधानी कहाँ बना दिया गया बाबू? दिल्ली में। तो पूछता है भारत कि भारत की राजधानी कब बना था बाबू? दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली कब बना था? तो 1912 में। और घोषणा कब हुआ था? 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। 1911 में किसका शासनकाल था? मतलब वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ना, कोई डाउट? अच्छा, अब देख लो बाबू यहीं पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, चलो तो दिल्ली दरबार हो गया। तो कह रहा है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लीटन। और दूसरा में लॉर्ड कर्जन और तीसरा में कहेगा तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म? हमारे 1757 की क्रांति पढ़ाया अभी, प्लासी का युद्ध 1757। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व किया था। यहीं से युद्ध जीतते गए ये लोग और पूरे भारत पर कब्जा करते गया। बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद में पूरे कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा का मतलब भारत पर कब्जा। बात समझ में आ गया क्या? 1760 का प्रसिद्ध वाणिवास के युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो 1760 में फ्रांसीसियों के खिलाफ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। इसी में फ्रांसीसी हार गया, कहा कि अंग्रेज जाओ भारत से, अब तुम लोग अलविदा, विदाई कर दिया। बात समझ में आ गया? 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उसने बिहार के पटना में 1632 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। कब? 1632 में। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो पुर्तगालियों ने प्रथम बार फैक्ट्री कोचीन में, कब? कोचीन में 1503 में स्थापित किया था। इसके बाद 1505 में कन्नूर और गोवा, दमन दीव और हुगली में स्थापित किया था। अच्छा, एक और चीज जानते हो? पुर्तगाली आया था पहले लेकिन लौट के गया 1961 में गोवा से। गोवा वाला बीच पर एंजॉय कर रहा था। मामला समझना। आखिर ये काहे अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में टकराव नहीं हुआ? कारण जानते हो क्या था? कारण ये था बाबू कि जहां अंग्रेज का था फैक्ट्री स्थापित, जहां उसका कोठी था, वहीं पर इसका था फ्रांसीसी था, वहीं पर डच का लड़ जा रहा था। बात समझा? लेकिन कहीं पर पुर्तगाली से उसका एक जगह फैक्ट्री नहीं था। तो जहां दो लोग रहेंगे वहीं ना बात विवाद होगा। बात समझा? अब वैसे भी पुर्तगाली स्ट्रांग था, ये उसके संपर्क में नहीं था। ये देखो इसका कोठी कहाँ था? तो कोचीन में खोल दिया, कन्नूर में, गोवा में, और दमन दीव और हुगली में खोल दिया। जाओ। और वो सब कहाँ? मछलीपट्टनम में, कोचीन में भी एक का था। ठीक है। तो ये थोड़ा शांत से रहता था अपना साइड, अब वो सब एके में खजमज होके टकराव हो गया उन लोग में। ये स्ट्रांग भी था पुर्तगाली, पहले आकर पहले बना लिया था, अपना दायित्व जमा लिया था। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में। कहाँ बाबू? कलकत्ता में। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना दोस्त, जाते जाते मैं एक सवाल पूछता हूँ कि बताओ कि भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बना था? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। यानी कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देना है कि भारत की राजधानी, डेट सहित बताना है कि भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली कब ट्रांसफर हुआ था, यानी कब बनाया गया था। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करिएगा। और यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।